अस्सलाम वालेकुम हॉरर FM 804 के फैमिली मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं उन तमाम फैमिली मेंबर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। बाज़ औक़ात अनजाने में हुए हादसे जो हमारी नज़र में मामूली होते हैं, भयानक नतीजों का पेश खैमा साबित होते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती हुई एक पुरस्कार कहानी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे मजबूर और बेबस बाप की है जिनके लिए ये कहानी सुनाना ऐसा है जैसे आग पर नंगे पैर चलना। वो बताते हैं कि मैं जिन यादों से गुजरा हूँ, अल्लाह ताला दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए। ये उनका एक ऐसा तल्ख तजर्बा था जो उनकी जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो एक अजीब और पुरस्कार कहानी थी, एक ऐसी खौफनाक जिंदगी जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी। उनकी फैमिली बहुत खुश थी। उनकी बीवी और प्यारी सी बेटी आयजा उनकी दुनिया थी। चमकती आंखें, प्यारी सी मुस्कुराहट और मासूम बातें, और अपनी हरकतों से वो सबका दिल जीत लेती थी। वो दिन भर मासूमियत से खेल में मस्त रहती और हर सुबह मैं उसको हंसता और खेलता देखता। वो जोशो खरोश से भरपूर आयजा जब सुबह स्कूल जाने लगती तो यूनिफॉर्म पहनती। उसकी माँ उसे बहुत प्यार से तैयार करती और पानी की बोतल और लंच बॉक्स उसके हाथ में थमा देती। मैं रोजाना आयजा को स्कूल ड्रॉप करता और खुशी से उसकी बातें सुनता रहता। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, ऐसा लगता था कि हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई है। मैं एक बहुत बड़ा ताजिर था और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करता था। मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था और हमारी जिंदगी भी बहुत अच्छी चल रही थी। बस मेरी बेटी मुझसे एक ही मुतालबा करती थी कि बाबा कोई बड़ा सा घर लें, मुझे खेलने के लिए जगह चाहिए, हमारे घर में बड़ा लॉन होना चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए बाबा, ये जगह बहुत कम है खेलने के लिए। आप इतना कमाते हैं तो एक बड़ा घर क्यों नहीं ले लेते। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं बड़ा घर नहीं खरीद सकता। बड़ा घर खरीदना इतना आसान भी नहीं होता। आयजा की ये बात सुन के फिर भी मैंने अपने एक दोस्त से बात की कि मैं एक बड़ा घर खरीदना चाहता हूँ। उसने मुझे बताया कि एक अच्छा घर मिल रहा है, काफी दूर है, उसकी कीमत 2 करोड़ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको वो घर दिखा देता हूँ। घर बहुत प्यारा है। मैंने उससे कहा, ये अच्छी बात है, मैं अपनी बीवी और बेटी को लाकर वो घर दिखाऊंगा। मेरा दोस्त कहने लगा, हाँ वो जगह थोड़ी दूर है लेकिन घर बहुत आला है, तुम देखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मगर मेरे दोस्त ने मुझे ये बात बताई कि वो घर काफी टाइम से खाली पड़ा है। उसका मालिक कनाडा में रहता है और वो बहुत अरसे के बाद आता है अपने घर को देखने के लिए। मैंने अपने दोस्त से कहा, चलो ठीक है, जुम्मे को चलते हैं और देखते हैं। इसी तरह जुम्मा आ गया और मैं अपने दोस्त के साथ उस घर को देखने के लिए गया। हम उस खूबसूरत और बड़े घर तक जब पहुंचे तो मैं खुद देखकर हैरान हो गया। घर बहुत बड़ा था, बहुत सारे कमरे और बहुत बड़ा लॉन, और मैं ये बात सोच के खुश हो गया कि मेरी बेटी को तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं अपने दोस्त से कहने लगा कि इतने बड़े घर की तो 15 से 20 करोड़ कीमत होनी चाहिए थी, मगर इसके मालिक ने इतनी कम कीमत में कैसे इसको बेच दिया। तो वो कहने लगा कि यार, इस घर के बारे में एक बात बताता हूँ। ये घर बहुत अरसे से खाली है और आसपास के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर कोई साया है, इसलिए ज्यादातर लोग आके चले जाते हैं। कोई भी इस घर को खरीदता नहीं है। तुम बड़े घर के लिए परेशान थे तो मैंने सोचा कि तुम्हें ये घर दिखा दूं, शायद तुम्हें समझ आ जाए। जब मेरे दोस्त ने ये बताया कि उस घर में कोई रूह है और साया है और लोग वहाँ जाने से डरते हैं, तो मैं उसको हंसते हुए कहने लगा, जाने दो यार, मैं ऐसी अफवाहें सुनता रहता हूँ, मैं नहीं डरता किसी साए वाए से। मैं नहीं चाहता कि मजीद वक्त जाया किया जाए, हम जल्दी से एग्रीमेंट कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद उसका मालिक भी कनाडा से आ गया। उस घर का मालिक जब आया और मुझसे मिला तो उसने मुझसे कहा कि आपको घर कैसा लगा। ये सब अफवाहें हैं जो आपने अब तक सुनी हैं। हाँ, अगर आप बुरा ना मनाए तो एक बात कहूँ, मैं ये घर आपको बेच रहा हूँ। उसके बाद मेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। ना मैं ये घर वापस लूंगा और ना मैं आपको इसके पैसे वापस करूंगा। मैंने घर के मालिक से कहा कि आप मांगेंगे तब भी मैं आपको इतना शानदार घर वापस नहीं दूंगा। और मैं हंसते हुए कहने लगा कि ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। मैंने उससे कहा, जनाब मैं अपनी जबान का पक्का हूँ, अपनी जबान से नहीं मुकरूंगा। तमाम रास्ते खुल जाएंगे अगर हम रुकावटों का मुकाबला करते रहेंगे। अगर आप अपने कहे पे डटे हुए हैं तो सब कुछ हासिल कर लेंगे। इसी दौरान मालिक मकान कहने लगा, क्या बात कर दी आपने। उसके बाद मैंने कुछ रकम कर्ज ली और वो अपने पैसों में मिलाकर
वो शानदार घर खरीद लिया। नए घर में जाने के बाद हमारी फैमिली बहुत खुश थी। सबसे ज्यादा खुश मेरी बीवी और मेरी बेटी थी आयजा। वो पूरे घर में भागती फिर रही थी। उसको घर देख के बहुत अच्छा लगा। घर में बहुत बड़ा लॉन था। उसको तो जैसे खेलने का मौका मिल गया था। वो कहने लगी, बाबा मैं ऐसा ही घर चाहती थी जिसमें मैं आराम से खेल सकूं। मैं अपने ख्वाब सजा रहा था, मगर मैं नहीं जानता था कि इन ख्वाबों के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा है जिसका एहसास मुझे नहीं हो रहा था। इस घर में हमारा पहला दिन था। हमने कुरान खानी का एहतमाम किया, कुछ लोगों को बुलाया। कुछ मेरे मेहमान आए, कुछ मेरे रिश्तेदार आए और कुछ मेरी बेगम के रिश्तेदार। लेकिन हर कोई हमारे घर को देख के बहुत खुश हो रहा था कि आपने इतना अच्छा घर खरीदा। मेरी बेटी आयजा अपनी कजिन्स के साथ फुटबॉल खेल रही थी और मुझे खुशी से बता रही थी कि बाबा देखिए हम यहाँ फुटबॉल भी खेल सकते हैं। वो बहुत खुश थी। उसको तो जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिल गया था। रात गए, सब अपने अपने घर चले गए। घर काफी गंदा हुआ था तो मेरी बीवी घर और बर्तन साफ करने लगी। वो बार बार यही कहने लगी कि यार इतना बड़ा घर तो ले लिया है, लेकिन इसकी सफाई करना कितना मुश्किल है, मैं कैसे करूँगी, आप कोई काम वाली का इंतजाम करवा दें। मैंने कहा बस थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं कल ही देखता हूँ किसी काम वाले को, बंदोबस्त करता हूँ। आप सिर्फ आराम करना, आपको कौन कह रहा है कि काम करो। मैंने हंसते हुए अपनी बीवी को ये कहा। पहली रात तो बहुत सुकून की गुजरी। सुबह हुई तो घर में हंगामा मचा था। मैं भी अपना चाय का कप लेकर लाउंज में बैठ गया। तभी मेरी बीवी की किचन से आवाज आने लगी, जल्दी आओ इधर। मैं किचन की तरफ भागा। मेरी बीवी वहीं खौफजदा खड़ी थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसने मुझसे कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा था, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने उसे हंसते हुए जवाब दिया, ये नया घर है ना, तुम्हें अभी इसकी आदत नहीं है, इसीलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। सब ठीक है, परेशान मत हो। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, मगर मैं उसके चेहरे पे वो घबराहट साफ देख सकता था। उसके बाद उसने एक और बात बताई जिससे मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। वो कहने लगी कि रात को पुरस्रार आवाजें आ रही थीं। मेरे दरवाजे को कोई खटखटा रहा था, मगर मैंने उसे नजरअंदाज किया क्योंकि दिन में तो सब कुछ ठीक लग रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी मेरे पास आई और कहने लगी कि बाबा आज रात को आप मेरे कमरे में सोना। इतने में दरवाजा खटका। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। मैं परेशान हो गया कि बेल तो हुई है, दरवाजा भी खटका है, मगर बाहर कोई नजर नहीं आ रहा। मैंने दरवाजे से आगे होकर देखा, मगर आसपास गली में कोई भी नजर नहीं आया। मैं वापस अंदर जाकर अपनी बेटी से बात करने लगा कि बहुत बड़ा घर है ना, इसीलिए परेशान हो रहे हो। कोई बात नहीं, कुछ दिन में आदत हो जाएगी। मगर सच कहूँ तो मैं खुद भी अंदर से कुछ परेशान था। मुझे भी कुछ चीजें अजीब लग रही थीं, लेकिन मुझे यकीन था कि बहुत बड़ा घर होने की वजह से और काफी अरसे से खाली होने की वजह से शायद कोई भी होगा तो वो डरेगा। शायद यही वजह थी मेरे खौफ की, और कुछ नहीं। दोपहर का वक्त आ गया। मैं अपना स्टडी रूम में किताबें पढ़ रहा था। अचानक से दीवार पर लटकी हुई घड़ी नीचे गिर गई। घड़ी का शीशा टूट गया और इधर उधर बिखर गया। मैंने घड़ी उठाई और सोचा कि शायद कील निकल गया है या ढीला हो गया है, लेकिन उसे उठाने पर मुझे महसूस हुआ कि कील तो बिल्कुल मजबूत लगा हुआ है। वजह ये नहीं थी। उस वक्त मैं पहली बार डर गया जब मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। शायद ये सब कुछ मेरे साथ पहली बार हो रहा था। मैंने खौफ महसूस किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, हमारे घर का माहौल और भी ज्यादा भारी हो रहा था। कमरे में अचानक से लाइट्स ऑन हो जाती थीं और चमकने लगती थीं और आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बंद हो जाती थीं। घर के अंदर ठंड बढ़ती जा रही थी, जबकि बाहर बहुत गर्मी थी। मेरी बीवी मेरे पास आई और कहने लगी कि शायद इस घर में कुछ है। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे हम काम कर रहे होते हैं तो कोई हमें देख रहा होता है। लेकिन मैंने उसको यही कहा और तसल्ली दी कि नहीं, ये तुम्हारा वहम है, कुछ भी ऐसा अजीब नहीं है। मेरी बेटी ने कहा कि बाबा जब मैं सोने लगी तो मैंने किसी को अपने पास बैठे हुए देखा और उसे हंसते हुए देखा। मुझे उसकी हंसी सुनाई दे रही थी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कहा, अच्छा आप लेटो, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मगर मैं परेशान था कि मैंने इस घर पर इतना पैसा लगा दिया है और इतना अच्छा घर खरीदने की कोशिश भी कर ली, मगर यहाँ पर अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा मसला हो। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या ये मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मेरा ध्यान दीवारों पर जाने लगा। दीवारों पर नमी थी और लाल रंग के छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे थे, जो मेरे देखते देखते ही बड़े होना शुरू हो गए। सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि मेरा एक पालतू कुत्ता था। वो हमेशा मेरे साथ ही रहता था, मगर वो एक कमरे के सामने खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आंखें यूं चमक रही थी जैसे वो किसी को घूर रहा है और उसे किसी से खतरा महसूस हो रहा था। फिर वो अचानक तेजी से भागने लगा और वो दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने उसे बहुत बुलाया, मगर वो अंदर ही नहीं आ रहा था। मैं उस वक्त बहुत मायूसी महसूस कर रहा था। ये सब देखकर मैं खुद भी सोच में पड़ गया। ये फैसला मेरा सही था कि गलत था? मैं यही सोचता रहा कि मेरे घर की ख्वाहिश ने सब कुछ बदल के रख दिया। ये सही है या गलत,
कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो घर इतना बड़ा था कि 100 से 150 लोग वहाँ रह सकते थे, लेकिन वहाँ पर हम सिर्फ 3 लोग थे, मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी आयजा। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। वहाँ का माहौल ज्यादा खौफनाक होता जा रहा था। मेरे जहन में जो वहम थे वो अब मुझे सच लगने लगे थे। मैं अभी अपनी बीवी से कुछ बातें करने ही लगा था, मगर हमने छत पर किसी के चलने की आवाज सुनी। आवाज इतनी वाज़ेह थी कि साफ पता लग रहा था कि छत पर कोई चल रहा है। मैंने कहा कि चलो टॉर्च ऑन करते हैं और छत पर चलकर देखते हैं। हम छत पर गए, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। जब हम छत से वापस आ रहे थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे कोई खड़ा है। मैं वहीं रुक गया और एकदम पीछे देखा, मगर जब मैंने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, मगर कदमों की चाप फिर भी सुनाई दे रही थी। खैर, मैंने पूरी छत देखी और मैं वापस नीचे आ गया। जैसे ही मैं आके दोबारा सोने की कोशिश करने लगा तो अचानक मेरी बेटी के कमरे से हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। मैं जैसे ही उसके कमरे में गया तो मैंने देखा कि वो बेड पर है और वो बैठी हुई है। उसका चेहरा दीवार की तरफ था और उसकी उंगलियां मुसलसल बिस्तर की चादर पर कुछ अजीब सी शक्लें बना रही थी। मैंने पूछा, आयजा क्या कर रही हो? उसने बगैर मुड़े ही कहा, बाबा मैं तस्वीर बना रही हूँ। मैंने कहा, किसकी? तो वो कहने लगी, मैं उनकी तस्वीर बना रही हूँ जो दीवार में रहते हैं। मैंने पूछा, दीवार में कौन है? तो वो कहने लगी कि पता नहीं, मगर वो दीवार में ही रहते हैं, वो मुझसे बातें करते हैं। मैंने आयजा को बहुत प्यार से कहा कि बेटा दीवार में कोई नहीं रहता, और मैंने उसे फौरन बेड पर लिटाया और आहिस्ता आहिस्ता उसके सर में हाथ फेरने लगा। आयजा थोड़ी ही देर में सो गई और मैं उसके कमरे में ही इजी चेयर पर बैठा रहा, हत्ता कि मैं सारी रात जागता रहा। मेरी आंखें खुली रहीं, मुझे नींद ही नहीं आई और मैं सारी रात यही सोचता रहा कि आयजा किससे बातें कर रही थी, मगर आयजा सुकून से सोती रही और मैं पूरी रात जागता रहा। मेरी बेटी आयजा खाली प्लॉट की तरफ जाकर खड़ी हो गई और वहाँ देखकर ऐसे मुस्कुराने लगी जैसे वो किसी को देख रही थी और वहाँ कोई खड़ा हुआ था। फिर जब हमने खाना लगाया और हम खाना खाने लगे तो वो बार बार अपनी माँ को कहने लगी कि मम्मा इनको भी खाना डाल दें, उन्होंने भी हमारे साथ खाना खाना है। तो उसकी माँ परेशान होकर कहने लगी, आयजा किसकी बात कर रही हो, यहाँ तो हम सिर्फ 3 हैं। तो आयजा बार बार यही कहती रही, मम्मा यहाँ पर बैठे हुए मेरे दोस्त, उनको भी खाना खाना है। और हमारा कुत्ता आयजा के पास देख देख कर चिल्लाने लगा, भौंकने लगा, जबकि वो कभी ऐसे भौंकता नहीं था। अब तक मैं इन तमाम बातों को नजरअंदाज करता आ रहा था, मगर इन वाकयात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। इतना मजबूर कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने इस घर पर इतना पैसा लगा दिया, जबकि मैं चाहता तो एक बहुत अच्छा फ्लैट खरीद सकता था। बस मैं अब क्या कहूँ, यूँ समझें कि हमारी किस्मत ही खराब थी। मेरी बेटी की अजीबो गरीब हरकतें और बातें जो मेरी समझ से बाहर थीं, मुझे खौफ में मुब्तला करती जा रही थीं। मैंने आयजा को बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया, मगर कुछ ही दिनों बाद उसके स्कूल से कंप्लेन आने लगी। उसकी टीचर्स कहने लगी कि आयजा का रवैया दूसरे बच्चों के साथ बहुत अजीब है। वो मासूम सी बच्ची आयजा अब अजीबो गरीब और खौफनाक हरकतें करने लगी थी। लगता था उसकी हंसी तो जैसे गायब हो गई है। उसकी आंखों में अजीब उदासी और खौफ महसूस होता था। मैं जब भी ऑफिस से घर आता उसके बाल खुले देखता, गोया वो नहाने से कतराने लगी थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे घर में इतनी सफाई के बावजूद उसके कपड़े इतने गंदे लगते थे कि जैसे किसी काम वाली की बेटी। मैं इन बातों की वजह से आयजा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगा था। वो अब खामोश रहने लगी थी और अजीबो गरीब पुरस्रार हरकतें करने लगी थी, जिन्हें देखकर हम दोनों मियाँ बीवी बहुत हैरान और परेशान हो जाते थे। वो ऐसी हरकतें करती थी जो मैं आपको नहीं बता सकता। मैं फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसके तमाम टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया। ये सब देखकर हम मियाँ बीवी बहुत परेशान हो गए। मैं बता नहीं सकता। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद इस घर का मालिक ठीक कहता था। अब मैं क्या करूं? मैंने तो उससे वादा कर लिया था कि मैं ये घर कभी दोबारा सेल नहीं करूंगा, मगर मेरे जहन में आया कि अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मुझे आसपास के लोगों से बात करके इस घर के बारे में मालूमात हासिल करनी होगी। मैं जब रात को घर पहुंचा और घर के करीब दुकान पर गया, मैं सोच ही रहा था कि मुझे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो मुझे सही से मालूमात दे सके। मैं चाय की दुकान पर बैठा हुआ था तो मोहल्ले का एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आकर बैठा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, बल्कि मुझसे पूछने लगा कि नया घर कैसा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। उस आदमी ने गहरा और ठंडा सांस लेते हुए कहा, क्या ये घर बिल्कुल भी डरावना नहीं लगता? उसके सवाल ने मुझे चौंका दिया। मैंने उस आदमी से इस मामले पर खुलकर बात की और अपनी बेटी की तमाम बातें बता दी कि वो अजीबो गरीब हरकतें करती है और दीवारों पर कुछ अजीब सी चीजें नजर आती हैं। उस आदमी ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, आपको इस घर के बारे में बहुत गलत बताया गया है। क्या आपने नोटिस नहीं किया? मगर ये घर पहले भी बहुत से लोगों की परेशानी का सबब बना है।
میں نے ڈرتے ڈرتے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے میری طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا کسی عامل کا پتہ کرو جو ان چیزوں سے تمہیں بچا سکے. اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو جلد از جلد کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس وقت نہ ہو. جاؤ اور کسی عامل سے ملو, لیکن یاد رکھو یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ گھر کوئی عام گھر نہیں ہے, یہ کسی برے سائے کے زیر اثر ہے. میں نے اس کی ساری باتیں سنی اور شام کو کسی عامل کا پتہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا. گاؤں کے ایک دور دراز علاقے میں ایک عامل کا پتہ چلا. میں ان کے گھر پہنچ گیا اور ساری روداد انہیں سنائی. وہ کہنے لگے کہ شاید اس گھر میں کوئی بدروحیں ہیں یا بہت برے سائے ہیں, تبھی تم لوگ اتنی پریشانی کا شکار ہوئے ہو. میں تمہارے گھر چلوں گا, وہاں جا کر گھر کا جائزہ لوں گا, پھر میں تمہیں مزید کچھ بتا سکوں گا. ان عامل صاحب کی آنکھیں بہت بڑی اور گہری تھیں. ان کی چمک میں آج تک نہیں بھول سکا. آپ کے گھر میں ایک بدروح کا سایہ ہے جو خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. تبھی آپ کی بیٹی کا رویہ بھی بدل گیا ہے. اسی کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. وہ تیزی سے بچوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ اگلے چند دنوں تک ہمیں اس گھر میں کیا کیا کرنا پڑے گا. انہوں نے مجھے کچھ پڑے ہوئے دھاگے دیے جو گھر کے مین ڈور پر باندھنے تھے, کچھ نقش دیے جو لگانے تھے, اور کچھ تعویذ دیے جن کا پانی گھر میں چھڑکنا تھا, گھر کی دیواروں پر چھڑکنا تھا. ان دیواروں کو دیکھ کر مجھے بہت خوف آنے لگا تھا, جن سے جان چھڑانا اب بہت ضروری ہو گیا تھا. میں نے عامل صاحب سے وعدہ کیا کہ میں یہ سب کچھ کروں گا, مگر جاتے جاتے ان کا ایک لفظ میری روح کو جھنجھوڑ گیا. وہ کہنے لگے کہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا, لیکن میری سانسیں پھول رہی تھیں کیونکہ ان کی بات میرے دماغ میں گھوم رہی تھی. جب میں گھر واپس آیا تو میری بیٹی رو رہی تھی, جس کی وجہ کسی کو معلوم نہیں تھی. میں جانتا تھا کہ وہ کسی کو دیکھ کر رو رہی ہے. میں اور میری بیوی بھی رونے لگے. مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. میں فوراً اٹھا اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے فوراً عامل صاحب کے پاس پہنچا. میں نے جا کر ان سے بہت زیادہ ریکویسٹ کی کہ پلیز جلدی اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. میری بیٹی کی ایسی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. عامل صاحب کہنے لگے کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے, تمہیں انتظار اور صبر کرنا ہوگا. مجھے عمل کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے. جیسا جیسا میں نے تمہیں بتایا ہے تم ویسے کرو. وہ میرے ساتھ میرے گھر آ گئے, اور جیسے ہی میرے گھر آئے تو مجھے کہنے لگے عمل کے دوران کچھ بھی ہو جائے تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھو گے, اور اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ تمہاری بیٹی کمرے سے باہر نہ نکلے. اگر وہ کمرے سے باہر نکلی تو وہ چیز تمہاری بیٹی پر پھر غلبہ کر لے گی. عامل صاحب نے پڑھائی شروع کر دی, اور جیسے جیسے وہ پڑھائی کرتے جا رہے تھے گھر میں پراسرار چیزیں ہونے لگی. دیواروں پر پھر سے وہی خون کے نشان ابھرنے لگے, ہوائیں تیز ہونے لگیں اور کسی کے رونے کی آواز گھر میں گونجنے لگی. میری بیٹی نے اچانک زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا. اس کی آواز بالکل بدل گئی. ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی اور بول رہا ہو. وہ گہری اور ڈراؤنی آواز میں زور زور سے چلانے لگی, تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ, یہ گھر میرا ہے. میری بیوی روتے ہوئے عامل صاحب کے پاس گئی, لیکن وہ کیونکہ عمل کر رہے تھے اس لیے انہوں نے میری بیوی کو واپس کمرے میں جانے کا کہا. ان کا کہنا تھا کہ وہ طاقت آپ کی بیٹی کے اندر ہے, اور جب تک اسے باہر نہ نکالا تب تک آپ کی بیٹی کو کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے. آپ لوگ خاموشی اختیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ میں اپنا عمل آسانی سے کر سکوں. دوستوں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری کیا حالت تھی. میں فوراً سے کمرے میں بھاگا اور میں نے اپنی بیٹی کو گود میں لے لیا, اور جیسے ہی ان کا عمل ختم ہوا میری بیٹی آئزہ کے جسم میں عجیب سی حرکت ہونے لگی. اس کی آنکھیں بالکل سفید پڑ گئیں اور پتلے غائب ہو گئے. اس کے جسم سے ایک سایہ نکل کر دیوار پر نمودار ہو گیا, اور اس سائے نے خوفناک شکل اختیار کر لی. وہ سایہ زور زور سے چلانے لگا اور کہنے لگا کہ تم اس لڑکی کو مجھ سے الگ نہیں کر سکتے, اب یہ میری ہے, میں اسے نہیں چھوڑوں گا. اتنے میں عامل صاحب نے وہ پڑھائی کیا ہوا پانی اس دیوار پر پھینکا اس سائے کے اوپر, تو جیسے وہ سایہ ایک دم ساکت ہو گیا اور ایک دم دیوار سے غائب ہو گیا. جیسے ہی وہ دیوار سے غائب ہوا سب کچھ آہستہ آہستہ نارمل ہونا شروع ہو گیا. میری بیٹی میرے ہاتھوں میں ہی تھی. وہ بے ہوش پڑی تھی لیکن اب اس کی سانسیں نارمل لگ رہی تھیں. میں نے عامل صاحب سے کہا, آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ نے اللہ کے کلام کی مدد سے میری مدد نہ کی ہوتی تو آج میری بیٹی میرے ہاتھوں میں ہی دم توڑ دیتی. عامل صاحب نے ایک گہرا سانس لیا اور کہنے لگے, یہ غیر مرئی طاقت ابھی ختم نہیں ہوئی. اس نے صرف آپ کی بیٹی کو چھوڑا ہے, اور ہاں میرے پاس اس سے زیادہ کچھ اور کرنے کو نہیں ہے. میں اس چیز کا ایک ہی حل بتا سکتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس گھر کو چھوڑ دو, کیونکہ وہ چیز اس گھر سے کہیں جانے والی نہیں ہے. اگر تم اس گھر میں رہو گے تو وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گی. جتنی جلدی ہو سکے تم لوگ اس گھر کو چھوڑ دو. یہ سنتے ہی میری بیوی نے تیاری کرنا شروع کر دی اور سامان پیک کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا, نہیں چاہیے ہمیں بڑا گھر, ہم ایک چھوٹے گھر میں ہی رہ لیں گے, کم از کم خوشیاں تو ہوں گی. اور راتوں رات ہی ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا. دوستوں, میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں, اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی اس گھر کو دوبارہ جا کر نہیں دیکھا, کیونکہ وہ ایک خوفناک خواب کی صورت میں میری آنکھوں کے سامنے رہتا تھا.
जिस खौफनाक ख्वाब को मैं दोबारा सच नहीं करना चाहता था। शुक्र खुदा का कि मेरी बेटी आयजा मुझे वापस मिल गई थी। मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी मदद फरमाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको हर बुरी चीज और मखलूक से बचाए और अपनी हिफाजत पनाह अमान में रखे। आमीन।